Hi everyone, welcome to PrepSout. I will discuss about the bodies of the Constitution and Administrations. ओके तो हम यहाँ पे बातें करने वाले हैं जो बॉडीज हैं, जिन बॉडीज से हम अपने देश का जो गवर्नमेंट सिस्टम है उसको रन करते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, जो बॉडीज हैं जो टू टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी होती है? फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। बॉडीज आपकी जो होती हैं दो टाइप की होती है। फर्स्ट टाइप होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज माने कि संवैधानिक संस्थाएं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जिनको संविधान में यानी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है बाय एन आर्टिकल, यानी जिस आर्टिकल में उसको डिफाइन किया गया है कि वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं। दूसरी होती हैं गैर संवैधानिक संस्थाएं यानी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, गैर संवैधानिक संस्थाएं। गैर संवैधानिक संस्थाएं क्या होती हैं? गैर संवैधानिक संस्थाएं वो संस्थाएं होती हैं जिनका संविधान में बयान आर्टिकल डिफाइन नहीं किया गया है, वो आपकी गैर संवैधानिक संस्थाएं होती हैं। जो गैर संवैधानिक संस्थाएं होती हैं वो भी आपकी टू टाइप्स की होती हैं। वी हैव डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज स्टेचुरी बॉडी। स्टेचुरी बॉडी जो होती हैं आपकी वो होती हैं आपकी वैधानिक संस्थाएं जिनको हमने विधान बना के यानी बाय एन पास एन एक्ट, पार्लियामेंट एक एक्ट पास करती है और उसके थ्रू एक बॉडी को जो है ना एस्टेब्लिश करती है, वो बॉडी आपकी स्टेचुरी बॉडीज कहलाती है। माने जिनको हमने संसद में कानून बनाकर पास किया हो वो सभी संस्थाएं आपकी वैधानिक संस्थाएं होती हैं। दूसरी संस्थाएं ऐसी होती हैं जिसका नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जिक्र होता है और नहीं हमने विधान पास करके बनाया हुआ होता है, वो आपकी बॉडीज होती हैं संविधानेतर संस्थाएं या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिनको हम कहते हैं। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संविधानेतर संस्थाएं इनको हम बोलते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है बॉडीज का। तो हमने ध्यान रखना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन की गई हो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं और जो न डिफाइन की गई हो वो सभी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल यानी गैर संवैधानिक संस्थाएं होती हैं। और स्टेचुरी बॉडीज जो होती हैं आपकी जिनको हमने संसद में कानून बनाकर पास किया हो या संसद में लेजिस्लेशन के द्वारा हमने पास किया हो तो उनको हम वैधानिक संस्थाएं या स्टेचुरी बॉडीज कहते हैं। और जिनका कहीं भी कोई जिक्र नहीं होता है फिर भी हम जो है एडमिनिस्ट्रेशन रन करने के लिए संस्था का निर्माण कर लेते हैं, वो हमारी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संविधानेतर संस्थाएं मानी जाती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो वी विल स्टार्ट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, संविधानिक संस्थाएं जो होती हैं आप, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो होती है मैंने बताया जिनका कॉन्स्टिट्यूशन में बाय एन आर्टिकल डिफाइन किया हो गया हो, वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती है। तो स्टार्ट करते हैं गाइस, लेट मी स्टार्ट। फर्स्ट में हम ले लेते हैं यूपीएससी। यूपीएससी क्या है? आपकी संविधानेतर संस्था है, यूनियन पब्लिक सॉरी संवैधानिक संस्था है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये आपका पार्ट 14 जो है आपका संविधान का पार्ट 14। तो आपके संविधान के पार्ट 14 में आर्टिकल 315 से लेकर यानी आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 323 यानी 323 तक आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बताया गया। तो ध्यान रखना है आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 323 तक आपको बताया गया है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। ठीक है, अब ये है क्या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? ये एक जो है जो आपकी सेंट्रल सर्विसेज होती हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, उनकी एक रिक्रूटिंग एजेंसी है। ठीक है, क्या करती है कि ऑल इंडिया सर्विसेज में रिक्रूट करने के लिए कार्य करती है। तो इट्स रिक्रूटिंग एजेंसी फॉर सेंट्रल सर्विसेज, जो आपकी केंद्रीय सेवाएं होती हैं
उनमें ये रिक्रूटिंग का काम करती है आपकी, और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब हम बात करते हैं कि इसका जो कंपोजिशन है वो क्या है। यानी इसकी संरचना क्या है। देखिए इसकी संरचना ये है, इसमें क्या होता है, एक चेयरमैन होता है, यानी आयोग का अध्यक्ष होता है, ठीक है। और साथ ही इसमें जो है जो मेंबर्स होते हैं वो 9 to 11 मेंबर्स होते हैं, यानी इसके सदस्य होते हैं। 9 to 11, कम या ज्यादा हो सकते हैं, 9 से 11 इसमें सदस्य होते हैं, इंक्लूडिंग चेयरमैन, जिसमें चेयरमैन भी इंक्लूड हो जाता है। तो ये इसका कंपोजिशन है। अब इसके कंपोजिशन में हम आगे बात करते हैं। अभी हम यूपीएससी के बारे में ही बातें कर रहे हैं, तो कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो इसमें एक चेयरमैन और 9 से 11 जो है सदस्य इंक्लूडिंग चेयरमैन होते हैं। और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आपका जो है वो एक रिक्रूटिंग एजेंसी है, जो आपको सेंट्रल सर्विसेज में रिक्रूट करने के का कार्य करती है, लाइक ना आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, नेशनल डिफेंस एकेडमी, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, तो ये जितने भी होते हैं, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, ठीक है, इंडियन जियोलिस्ट एग्जामिनेशंस जो होता है आपका, तो ये क्या है, जियोलिस्ट सर्विस, ये सभी जितनी भी सेंट्रल सर्विसेज होती हैं उनको रिक्रूट करने का काम करती है, ठीक है। चलिए तो आगे हम कंपोजिशन में बातें करते हैं इसकी। तो कंपोजिशन में मैंने बताया है 9 to 11 मेंबर्स होते हैं, एक चेयरमैन होता है। अगर हम इसके मेंबर्स की बात करें तो वन हाफ ऑफ द मेंबर्स, यानी आधे मेंबर्स जो होते हैं, यानी आधे जो सदस्य होते हैं इसके, 1/2 मेंबर्स ऑफ द कमीशन, one of half members of the commission should be who have held office फॉर एटलीस्ट 10 years, यानी 10 वर्षों तक उन्होंने जो है 10 years इन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, जिन्होंने 10 वर्षों तक केंद्रीय और राज्य की सेवाओं में कार्य किया हो, तो वो क्या होते हैं, वो इसके आधे से अधिक सदस्य वही होते हैं, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। यानी आधे जो सदस्य होते हैं इसके, वो आपके राजकीय सेवाओं या केंद्रीय सेवाओं में 10 वर्षों तक जिन्होंने अपना योगदान दिया हो, वो लोग इसमें आधे से अधिक मेंबर, आधे मेंबर यहाँ पे लिए जाते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स की, इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है। तो अपॉइंटमेंट की बात करें, जो इसके मेंबर्स और चेयरमैन होते हैं यूपीएससी के, यूपीएससी चेयरमैन एंड मेंबर्स अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इसके जो मेंबर्स होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा जो है नियुक्त किए जाते हैं, इंक्लूडिंग चेयरमैन, यानी चेयरमैन और मेंबर्स की जो अपॉइंटमेंट होती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब हम बात करते हैं इनका जो टर्म्स ऑफ ऑफिस है वो कितना है, यानी कार्यकाल कितना होता है, टर्म्स ऑफ ऑफिस। तो कार्यकाल की अगर हम बात करें तो इनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, 6 ईयर, या तो वो 6 वर्ष के हों, 6 ईयर until they attain the age of 65, they attain the age of 65, ठीक है, विच एवर इज अर्लियर, ये जो भी पहले हो, ठीक है, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। तो इनके टर्म्स ऑफ ऑफिस की बात करें, जो भी व्यक्ति मेंबर्स बनता है, मेंबर्स में जाता है या चेयरमैन बनता है, वो क्या होता है कि वो 6 वर्षों तक ही अपना कार्यकाल पूरा करता है, या उसकी जो एज है वो 65 ईयर्स की हो, दोनों में से जो भी पहले हो, या तो 6 वर्ष का कार्यकाल उसने 65 की एज होने से पहले ही पूरा कर लिया हो,
या कार्यकाल भले ही उसने 3 वर्ष का किया और उसकी वो अपनी 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, तो ये होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं। अब आता है आपका दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आपका एसपीएससी। कौन सा है दूसरा? एसपीएससी, यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग। जैसे सेंट्रल सर्विसेज को रिक्रूट करने के लिए आपका यूपीएससी होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, ऐसे ही राज्य की इस लोक सेवाओं के लिए रिक्रूट करने के लिए राज्य के पास अपना जो है एक ऑटोनोमस बॉडी होता है, दैट्स इज एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, और जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन में बात करें तो ये भी आपका आर्टिकल 315 यानी आर्टिकल 315 से ही स्टार्ट होता है। आर्टिकल 315 कहता क्या है आपका? एक्चुअल में आर्टिकल 315 क्या कहता है? आर्टिकल 315 कहता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी देयर शैल बी ए पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन और यूनियन एंड स्टेट, यानी सभी के लिए होगा, यूनियन एंड स्टेट। तो ये क्या हुआ आपका, ये भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाएगा, आपका संवैधानिक संस्था माना जाएगा। ठीक है, काम इसका क्या होता है? इसका जो वर्क होता है वो होता है इट्स ए रिक्रूटिंग एजेंसी, इट्स ए रिक्रूटिंग एजेंसी फॉर स्टेट सर्विसेज। जो राज्य की जो सेवाएं होती हैं उनके लिए ये आपका कार्य करती है। जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन केंद्रीय सेवाओं के लिए कार्य करता है, केंद्रीय सेवाओं के रिक्रूटमेंट का कार्य करता है, वहीं जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या पब्लिक सर्विस कमीशन कहीं राज्य का, वो क्या करता है? राज्य की जो लोक सेवाएं हैं उनको रिक्रूट करने का कार्य करता है। अब इसके कंपोजिशन में बात करें, चेयरमैन एंड मेंबर्स होते हैं इसमें भी। अब चेयरमैन एंड मेंबर्स जो होते हैं ये सभी स्टेट के अलग अलग डिफाइन होते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टेट का जो है पॉपुलेशन और वहाँ की जो रनिंग एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साइज पर डिपेंड करता है, इसलिए इनके जो मेंबर्स होते हैं उनका अलग अलग जो है स्ट्रेंथ होता है। तो अब हम बात करते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ द कमीशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्पेसिफाई नहीं करता है इनकी स्ट्रेंथ के बारे में, यानी आयोग में कितने सदस्य कितने अध्यक्ष होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किए गए हैं, वो सब स्टेट में अलग अलग होते हैं स्टेट के। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसमें, बट हैज लेफ्ट द मेंबर,
टू द डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन मीन्स विशेषाधिकार ऑफ द गवर्नर, ऑफ द गवर्नर। तो जो मेंबर्स होते हैं वो गवर्नर की जो डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं उसके अधीन आते हैं स्टेट के अंदर। वहीं प्रेसिडेंट का जो है प्रेसिडेंट के अंदर आते हैं। अब इसका जो होता है, जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, चेयरमैन एंड मेंबर्स, चेयरमैन एंड मेंबर्स शुड हैव एटलीस्ट 10 ईयर्स, यहाँ पे जो है 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए, 10 ईयर्स, ठीक है, 10 ईयर्स हेल्ड ऑफिस इन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी राज्य और केंद्रीय सरकारों में इन्होंने 10 वर्षों तक जो है अनुभव हो, 10 वर्षों का, 10 वर्षों तक योगदान दिया हो, ये इनकी योग्यता होनी चाहिए चेयरमैन एंड मेंबर्स की, ठीक है। अगर इनकी अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो अपॉइंटमेंट इनकी जो होती है वो गवर्नर के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो चेयरमैन एंड मेंबर्स चेयरमैन एंड मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट, यानी राज्य के राज्यपाल के द्वारा इनको जो है नियुक्त किया जाएगा। वहीं अगर हम यूपीएससी की बातें करें, वहां पे जो चेयरमैन मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपके रिक्रूट होते हैं, सॉरी अपॉइंट होते हैं गवर्नर के द्वारा, ठीक है। अगर हम इनके टर्म्स ऑफ ऑफिस की बातें करें, कार्यकाल की बातें करें, तो इनका भी कार्यकाल 6 वर्षों का ही होता है, 6 ईयर, बट until they attain the age of 62 ईयर्स, ठीक है। जहां पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में 65 ईयर्स मैक्सिमम एज होनी चाहिए, तो यहाँ पे 62 ईयर्स यानी 62 वर्ष की एज होनी चाहिए, जो भी पहले हो, विच एवर इज अर्ली, विच एवर इज अर्ली, ओके। तो यहाँ पे जो टर्म्स ऑफ ऑफिस है यानी कार्यकाल है अध्यक्ष एवं सदस्यों का, या तो उनकी उन्होंने 6 वर्षों तक जो है कमीशन में काम किया हो, या उन्होंने 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर चली हो, जो भी इनमें पहले हो उसमें काम करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आता है वो आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चलिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 324 में जो है डिफाइन किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया माने भारत का निर्वाचन आयोग, ठीक है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो कार्य होता है, इसका कार्य होता है कि पूरे देश में इलेक्शन कराना यानी चुनाव कराना, चुनाव प्रणाली को जो है करना होता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम बात करते हैं तो आपका जो पार्ट 15 है यानी 15 है, उसमें आर्टिकल पार्ट 15
में आर्टिकल जो है आपका आर्टिकल 324 से 329 तक, यानी आर्टिकल 324 से 329 तक जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, उसके फंक्शन, उसकी कार्यप्रणाली के बारे में बताया गया है। ओके, अब आपका जो आर्टिकल 354 है, यानी अनुच्छेद 324 जो है आपका, ये कहता है कि एक आपका इलेक्शन कमीशन होगा। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा, भारत का निर्वाचन आयोग होगा। ठीक है, अब ये जो इलेक्शन कमीशन है, आर्टिकल 24 में ही बताया कि कौन कौन से चुनाव करा सकता है। ठीक है, किस किस को इलेक्ट करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इसमें हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट। इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद के जो चुनाव होते हैं आपके, ठीक है, उनके ये चुनाव कराता है। ठीक है, अब इसमें भी आपके दो चुनाव होते हैं। एक होता है जनरल इलेक्शन, आम चुनाव जिनको कहते हैं, क्या कहते हैं, आम चुनाव। और जो जनरल इलेक्शन है आपका, ये एक्चुअल में लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनके चुनाव होते हैं। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो जनरल इलेक्शन होता है, और उसी से आपकी गवर्नमेंट फॉर्म होती है, जो आपका लोअर हाउस है। दूसरा ये कराता है आपका राज्यसभा के चुनाव। ठीक है, राज्यसभा के इलेक्शन कराता है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट पहला इसका जो कार्य है वो है संसद के चुनाव कराना, संसद सदस्यों के चुनाव कराना। साथ ही ये चुनाव कराता है आपका स्टेट लेजिस्लेचर का। किसका कराता है, स्टेट लेजिस्लेचर का। स्टेट लेजिस्लेचर माने राज्य विधानमंडल के चुनाव कराता है, जहां पे बाइकैमरल लेजिस्लेचर होता है, स्टेट लेजिस्लेचर होता है। तो वहां पे क्या होता है कि ये दोनों जो असेंबलीज होती हैं आपकी, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों के कराता है। जहाँ पे सिंगल होता है, यूनिकैमरल होता है, वहां पे केवल एक के कराता है। तो अब हमारे पास जो है स्टेट लेजिस्लेचर में भी दो होती हैं। ठीक है, पहला जो चुनाव होता है वो होता है लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसमें मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव होता है। और दूसरा होता है आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, जिसमें मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी एमएलसी और एमएलए दोनों के चुनाव भी आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करा। साथ ही दोस्तों ये जो चुनाव कराता है, ये प्रेसिडेंट के भी चुनाव कराता है। राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो तब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही इसको कंडक्ट करता है। और वाइस प्रेसिडेंट का जब चुनाव होता है तब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही इसका चुनाव करता है। ठीक है, यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव क्या होते हैं, कंडक्ट बाय सॉरी कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कराए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ईसीआई है, इसका जो हेड होता है, मुखिया होता है, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। कौन होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। मुख्य चुनाव आयुक्त जिसको हम बोलते हैं, वो आपका हेड होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है इस पूरी बॉडी को जो है, बॉडी का हेड होता है, इसको गवर्न करता है या एडमिनिस्ट्रेट करता है। साथ ही इसको असिस्ट करने के लिए हमारे पास अदर कमिश्नर भी होते हैं। क्या होते हैं, अदर इलेक्शन कमिश्नर। ओके, तो साथ ही क्या होते हैं, दूसरे जो है चुनाव आयुक्त होते हैं जो इसको असिस्ट करते हैं। ओके, अब हम अपॉइंटमेंट्स की बात कर लेते हैं। अपॉइंटमेंट इनकी कौन करता है, चलिए अपॉइंटमेंट पर आ जाते हैं। अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, सीईसी बोलते हैं जिसको, और अदर इलेक्शन कमिश्नर ईसीज होते हैं, उनके सभी की अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो द अपॉइंटमेंट ऑफ द सीईसी एंड ईसीज
shall be made by the president। तो प्रेसिडेंट के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति आपके मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। अब हम बात कर लेते हैं टर्म्स ऑफ ऑफिस की, यानी इनका जो कार्यकाल होता है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त का, वो क्या होता है। चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। टर्म्स ऑफ ऑफिस यानी इनका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है। तो अगर हम इनकी बात करें, ये सभी दे होल्ड ऑफिस फॉर 6 ईयर्स, यानी ये 6 वर्षों तक इसमें रहते हैं। ये आपने ध्यान रखना है, 6 वर्षों तक क्या होता है, ये इसमें रहते हैं। साथ ही और until they attain the age of 65 years, the age of 65 years। ठीक है, तो या तो जो है वो 6 वर्षों तक का कार्यकाल पूरा करे या 65 वर्ष की आयु उन्होंने पूर्ण कर ली हो, दोनों में जो भी पहले हो। ठीक है, तो विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। तो ये था इनका टर्म्स ऑफ ऑफिस। ठीक है, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो पावर्स एंड फंक्शंस होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में। तो काफी पावर्स एंड फंक्शंस होते हैं इनके पास। पावर्स एंड फंक्शंस, शक्तियां एवं कार्य क्या है इनके पास, वो हम देखेंगे आप। तो गाइस आज के लेक्चर में इतना ही। पावर्स एंड फंक्शंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।